हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में, और उसके बाद हम बात करने वाले प्रोमिसेस के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अब जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने पहले से ही फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, और इसके साथ मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक भी कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैंने लेक्चर 15 के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ना, वो यहाँ पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि पहले हमारी लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद लाइन 2, और इस तरह से यहाँ पर सीक्वेंस चलता जाएगा। तो इसे यहाँ पर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कहा जाता है। तो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जेएस के अंदर जाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर 2 बार कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर दूसरे के अंदर मैं लिखता हूँ बी, और तीसरे के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले यहाँ पर कंसोल के अंदर ए प्रिंट होके आएगा, उसके बाद यहाँ पर कंसोल के अंदर बी प्रिंट होके आएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर सी प्रिंट होके दिखाई देगा। तो इसे यहाँ पर कहा जाता है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो कंसोल के अंदर यहाँ पर पहले ए प्रिंट होके आ रहा है, उसके बाद बी, और उसके बाद यहाँ पर सी प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कोड सीक्वेंस में चल रहा है ना, तो इसे यहाँ पर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कहा जाता है। और देखो, अगर ऐसा हो कि हमारा जो टास्क है ना, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर सेट टाइम आउट को यूज करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारा जो टास्क होता है ना, उसे यहाँ पर डिले के साथ एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है। तो अभी इस केस में क्या होगा कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट होगी ना, वो इसका वेट नहीं करेगी। ये जो हमारा सेट टाइम आउट है ना, ये यहाँ पर पैरेलली चलता जाएगा, और हमारा जो आगे वाला कोड होगा ना, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब यहाँ पर सेट टाइम आउट का डिले कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हमें इसका आउटपुट दिखाई देगा। तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग ए किया है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर सेट टाइम आउट को यूज़ करता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ टाइम आउट। ओके, और अब यहाँ पर मैं डिले को ऐड करता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 3000। ओके, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो टास्क होगा ना, वो यहाँ पर 3 सेकंड के बाद यहाँ पर चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा सेट टाइम आउट स्टार्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पर पैरेलली चलता जाएगा, और यहाँ पर हमारा कंसोल डॉट लॉग बी और सी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसके आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा कि पहले हमारा ए, बी और सी, ये तीनों यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पर सेट टाइम आउट का आउटपुट दिखाई देगा। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। पहले मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो पहले हमारा ए, बी और सी प्रिंट होके आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले यहाँ पर ए प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेट टाइम आउट होगा ना, वो यहाँ पर पैरेलली यहाँ पर चलता जाएगा, और आगे वाला जो कोड होगा ना, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी और सी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद जब यहाँ पर सेट टाइम आउट का डिले कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। तो इस तरह से जब भी कोई टास्क यहाँ पर टाइम कंज्यूम करता है, तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए वेट नहीं करता है, उसे यहाँ पर पैरेलली चलने देता है, और उसके आगे का जो कोड होता है ना, वो एग्जीक्यूट कर देता है। और जब वो टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हमें इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये होती है हमारी असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं प्रॉमिस के बारे में। तो अभी जो प्रॉमिस होती है ना, वो यहाँ पर एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होती है, जो एक ऐसे टास्क को रिप्रेजेंट करती है जो भी यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है। मतलब कि अभी हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है या इसमें कोई एरर आ गई है, उसके बारे में अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो उसे यहाँ पर प्रॉमिस कहा जाता है। अब प्रॉमिस की यहाँ पर 3 स्टेट होती है। पहली स्टेट होती है पेंडिंग। मतलब कि देखो, हमारा जो प्रॉमिस होता है ना, वो स्टार्टिंग में यहाँ पर पेंडिंग होता है,
क्योंकि अभी हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला है। जब यहाँ पर हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर प्रॉमिस की स्टेट यहाँ पर चेंज हो जाती है और वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाती है। और अगर हमारे टास्क के अंदर यहाँ पर एरर आ जाती है तो उसका स्टेट यहाँ पर रिजेक्टेड हो जाता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉमिस की 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, रिजॉल्व और रिजेक्टेड। अब इसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, हम यहाँ पर पिज्ज़ा के स्टोर पे जा रहे हैं, ओके, और हमने वहाँ पर पिज्ज़ा का एक ऑर्डर दिया। तो वो जो शॉप वाला होगा वो हमें कहेगा कि थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपका ऑर्डर लाता हूँ, और वो हमें यहाँ पर रिसिप्ट टाइप कुछ दे देता है। ओके, तो अभी रिसिप्ट है ना, उसे हम यहाँ पर प्रॉमिस की तरह समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारा ऑर्डर कंप्लीट भी नहीं हुआ है और अभी हमारा ऑर्डर रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, तो अभी इसकी स्टेट यहाँ पर पेंडिंग है। ओके, और जब हमारा ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी स्टेट यहाँ पर चेंज होकर यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है तो उसकी स्टेट यहाँ पर रिजेक्टेड हो जाएगी। प्रॉमिस को हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रॉमिस को यूज क्यों करते हैं, तो देखो, जब भी हम यहाँ पर कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं कि पहले हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमारा दूसरा टास्क होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर तीसरा टास्क होना चाहिए। भले ये टास्क यहाँ पर कितना भी टाइम लेता हो, पर ये यहाँ पर सीक्वेंस में ही चलना चाहिए। अगर हम इसे डायरेक्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जावा सिर्फ असिंक्रोनस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगी। तो अब इस तरीके का टास्क करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं। पर जब हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं और अगर यहाँ पर हमारे टास्क ज्यादा होंगे तो हम क्या करते हैं कि कॉल बैक के अंदर यहाँ पर एक और कॉल बैक बनाते हैं, उसके अंदर भी हम यहाँ पर कॉल बैक बनाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हम कॉल बैक के अंदर कॉल बैक बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें कॉल बैक हेल्थ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हमारे कोड को थोड़ा क्लियर बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रॉमिस को यूज कर सकते हैं। ओके, वैसे तो इसे सॉल्व करने का इससे भी एक बेटर तरीका है, हम यहाँ पर असिंक अवेट को भी यूज कर सकते हैं, पर उसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखो, यहाँ पर जो प्रॉमिस होता है ना, उसे हम यहाँ पर खुद क्रिएट नहीं करते, वो हमें यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हमें क्रिएट करके देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर कोई एपीआई को कॉल करवा रहे हैं, तो एपीआई होगी ना, वो क्या करेगी कि पहले हमें यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न करके देगी, और जब वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद हमें यहाँ पर डेटा मिलेगा। पर अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर खुद यहाँ पर प्रॉमिस को क्रिएट कर रहा हूँ। तो चलो अब हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है और अब इसके अंदर में यहाँ पर न्यू कीवर्ड को यूज करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉमिस की मेथड बनानी है और उसके अंदर में यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को पास करवाना है। अब इसके अंदर हम जो कॉल बैक फंक्शन को पास करवाएंगे ना, उसके यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्टेड। अब देखो, यहाँ पर जो पैरामीटर का नाम है ना, ये यहाँ पर फिक्स नहीं है, हम चाहे तो हम इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो अब इस तरह से यहाँ पर हम प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। पर अब इसे हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर 2 और मेथड के बारे में पढ़ना होता है। एक का नाम है डॉट देन और दूसरे का नाम है डॉट कैच। डॉट देन के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं ना, वो तब एग्जीक्यूट होता है जब यहाँ पर हमारी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाती है, और डॉट कैच के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं ना, वो तब एग्जीक्यूट होता है जब यहाँ पर हमारी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम डॉट देन और डॉट कैच को यूज करके यहाँ पर हम प्रॉमिस को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट पिज्जा इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर को पास करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजॉल्व और रिजेक्ट। और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर सेट टाइम आउट को यूज करते हैं। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ और अब यहाँ पर रिस्पॉन्स को यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑर्डर कंप्लीटेड। ओके, और अब यहाँ पर मैं डिले को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5000। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक प्रॉमिस को क्रिएट किया है और अब इसके अंदर हमने यहाँ पर सेट टाइम आउट को यूज किया है और 5 सेकंड के बाद हमने यहाँ पर प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दिया है। ओके, तो अब इसे हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर डॉट देन और डॉट कैच को यूज करना होगा। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिज्जा डॉट देन। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक पैरामीटर को पास करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी। और अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर हम डी को प्रिंट करवा देते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जब यहाँ पर हमारी जो प्रॉमिस होगी ना, वो 5 सेकंड के बाद यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा डॉट देन यहाँ पर चल जाएगा और यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर हमने यहाँ पर जो मैसेज पास किया है ना, वो यहाँ पर डी नाम के पैरामीटर के अंदर आएगा। और अब उसे हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कंसोल के अंदर ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, तो अब इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं।
तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा। ओके, तो देखो अभी हमारी प्रॉमिस यहाँ पर पेंडिंग है, पर अब यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ गया है ना, तो अब हम यहाँ पर पिज़्ज़ा की वैल्यू देखेंगे ना, तो देखो अब यहाँ पर ये फुलफिल हो चुकी है, मतलब कि ये यहाँ पर रिज़ॉल्व हो चुकी है। तो पहले हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा को प्रिंट करवाया था, तो उस वक्त यहाँ पर हमारी प्रॉमिस पेंडिंग थी, और जैसे ही यहाँ पर 5 सेकंड के बाद यहाँ पर रिज़ॉल्व हो गई, तो भी यहाँ पर प्रॉमिस की स्टेट यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम प्रॉमिस को हैंडल कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिज़ॉल्व की जगह पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिजेक्ट। ओके, और अब यहाँ पर मैं मैसेज के अंदर लिखता हूँ ऑर्डर कैंसल है, और अब यहाँ पर पिज़्ज़ा डॉट कैच बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं पैरामीटर को पास करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई। ओके, और अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ई को प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि जब यहाँ पर 5 सेकंड के बाद यहाँ पर हमारी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं रिजेक्ट के अंदर जो मैसेज लिखा है ना, वो यहाँ पर इस ई नाम के पैरामीटर के अंदर आएगा, और उसे हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवाया है, तो ये हमें यहाँ पर कंसोल के अंदर दिखाई देगा। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर हम पिज़्ज़ा की वैल्यू देखते हैं। तो देखो अभी हमारी प्रॉमिस यहाँ पर पेंडिंग है, और जैसे ही यहाँ पर 5 सेकंड के बाद यहाँ पर रिजेक्ट हो गई, तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। और अब हम यहाँ पर पिज़्ज़ा की वैल्यू देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पर हमारी प्रॉमिस रिजेक्ट हो गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम डॉट देन और डॉट कैच को यूज़ करके यहाँ पर हमारी प्रॉमिस को हम हैंडल कर सकते हैं। अब देखो जो प्रॉमिस होती है ना, उसे हम यहाँ पर असिंक्रोनस कोड को यहाँ पर हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। पर अब यहाँ पर असिंक्रोनस कोड को हैंडल करने का एक और बेटर तरीका होता है कि हम यहाँ पर असिंक अवेट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है, या गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है, और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 15 है, तो वहाँ पर आपको जस्ट लेक्चर 15 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है, उसका नाम ऊपर दिखाई देता है, और इसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाले नोट्स की, तो इसे मैं हमारी वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। ओके, सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।